Hello everyone, this is me Kapil Sikka. I welcome you all to PW UPSC वाला. So friends, हमने लास्ट एक लेक्चर बहुत डिटेल और होलिस्टिकली डिस्कस किया था. लेक्चर वाज अबाउट फंडामेंटल राइट्स. आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम सेकंड इसमें लेक्चर समझेंगे और आज हम देखेंगे DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज पे. जैसे कि अगर आपको लास्ट का लेक्चर याद हो तो हमने कॉम्प्रिहेंसिवली फंडामेंटल राइट्स को कवर किया, साथ ही साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट MCQs प्रीवियस ईयर के वो भी डिस्कस किए. जो राइट्स हम डिस्कस करते गए उसी के साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते गए जो यूपीएससी ने पिछले कुछ सालों में पूछे हैं. आज भी इसी की तरह हम आगे बढ़ेंगे. DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज डिस्कस करेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर के MCQs भी डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. मैं आपका मेंटर हूं, आपका एजुकेटर हूं कपिल, और आप मुझे काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे पहले देखते आए होंगे. आज हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की. तो जानेंगे एग्जैक्टली कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है. साथ ही साथ ये जानेंगे कि किस तरह से ये फंडामेंटल राइट से डिफर करते हैं. अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट अप करूं कि एक सप्रू कमेटी रिपोर्ट आई 1945 में, उसने कहा कि कुछ राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ राइट्स थोड़े कम इंपॉर्टेंट हैं, इनको इसी तरह से डिवाइड कर दिया जाए. तो इसी इंपॉर्टेंस और लेस इंपॉर्टेंस पे हमारे पास दो प्रोविजंस बन के आए. एक हमने लिखे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसे हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं. दूसरा हम लिख रहे हैं पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसे हम बात करेंगे, जिसकी आज हम बात करेंगे और जिसे हम DPSP की तरह पढ़ेंगे. तो देखा जाए पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करता है. ये बात करता है फंडामेंटल राइट्स की. पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है एनफोर्सिएबिलिटी की, यानी यहां पे लिखे सारे राइट्स आप एनफोर्स कर सकते हैं. इसी तरह से पार्ट 3 बात करता है जस्टिसिएबल राइट्स की, यानी यहां जो कुछ भी लिखा है उसे आप कोर्ट में जाके मांग सकते हैं. इसी के साथ साथ पार्ट 3 के जो राइट्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. नेगेटिव राइट्स, जैसे कि स्टेट शैल नॉट डू, स्टेट नहीं करेगा. दूसरा पॉजिटिव राइट्स, जिसमें कहा जाता है कि स्टेट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लाने के लिए डिस्क्रिमिनेशन करेगा. जैसे मैं आपसे बात करूं 15 क्लॉज 3 की, जिसमें कहा गया था कि वुमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं. इसी तरह से कुछ और इम्पोर्टेंट राइट्स थे जो स्टेट के पास रिसोर्सेज नहीं होने की वजह से उस समय फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में नहीं डाले गए. तो उन्हें हमने कहाँ लिखा, उन्हें हमने लिखा DPSP के चैप्टर में. वो एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन बन गए स्टेट पे कि आने वाले समय में स्टेट की ड्यूटी होगी कि स्टेट इन राइट्स को देगा. साथ ही साथ ये एनफोर्सिएबल नहीं होंगे. स्टेट की तो ड्यूटी होगी, स्टेट तो देगा. स्टेट जब भी पॉलिसी फॉर्मेशन करेगा तो इन राइट्स की बात करेगा, लेकिन आप स्टेट से मांगने नहीं जाओगे. ये एनफोर्सेबल नहीं हो पाएंगे, इन्हें एनफोर्समेंट के प्रोविजन से बाहर रखा जाएगा. ये एग्जैक्टली बने आपके DPSPs. और यूजुअली ये एक तरह से पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ही क्रिएट करते हैं स्टेट पे. इनका ऑब्लिगेशन बहुत पॉजिटिव इन नेचर, मतलब स्टेट ड्यूटी बाउंड होता है. स्टेट जब भी अपनी सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज बना रहा होता है तो वो इंश्योर करता है कि DPSPs को वो मीट करे. तो यही है दोनों के बीच का एक सरल स्पष्ट डिफरेंस. अब हम बात करेंगे आर्टिकल 36 ऑनवर्ड्स. जैसे कि आर्टिकल 36 क्या कहता है, वो बताता है कि क्या होगा स्टेट, यानी कौन इन प्रिंसिपल्स को एनफोर्स करेगा, कौन इन प्रिंसिपल्स के लिए लॉ लाएगा, कौन इन प्रिंसिपल्स को वेलफेयरिज्म में बदलेगा. ये बात है आर्टिकल नंबर 36 में. यानी एक तरह से ये कहा गया कि कौन इन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को यहां पे इंप्लीमेंट करेगा. तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि DPSP क्या है, एक तरह के
इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में गवर्नर जनरल को बोले गए थे कि देखो आपकी ड्यूटी है, आप लोगों का वेलफेयर करो और वेलफेयर इस तरह से करो, यानी इन ऑब्लिगेशंस को अपनी पूरी करो। तो हम ये भी कहते हैं कि ये वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आए हैं। अगर हम ग्रैनविली ऑस्टिन की बात करें तो ग्रैनविली ऑस्टिन ने फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों को ही कहा है कि ये कॉन्शियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बिना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पीपल सेंट्रिक नहीं बन सकता, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लोगों का भला नहीं कर सकता। तो ये सारी बातें यहाँ पे कही गई। इसके अलावा अगर हम फीचर्स की बात करें तो आइडिया यही है कि ये वेलफेयर स्टेट क्रिएट करेगा। आइडियोलॉजी रहेगी कि एक वेलफेयरिज्म, एक वेलफेयर स्टेट होना चाहिए जो लोगों का भला करेगा, साथ ही साथ इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी को इस्टैब्लिश भी करेगा। एक ऐसी डेमोक्रेसी जो सोशल हो, जिसमें सबके पास सोशल राइट्स हो, जिसमें इक्वालिटी हो। एक ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें इनइक्वालिटी कम हो, भेदभाव कम हो, डिस्क्रिमिनेशन कम से कम हो, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कम से कम हो। मतलब एक पर्सन पे बहुत ज़्यादा पैसा, एक पर्सन पे बहुत कम पैसा, कोई बहुत अमीर, कोई बहुत गरीब, ऐसा सिनेरियो ना हो, ये होगा। और साथ ही साथ इसीलिए अंबेडकर ने कहा कि ये बहुत ही नए फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ये बहुत नोवेल फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसकी वजह से हम एक वेलफेयरिस्ट स्टेट को इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। इसके अलावा ये वो आइडियल्स भी हैं जो सरकार को बताते रहते हैं समय समय पे कि कौन से लॉस को आपको इम्प्लीमेंट करना है, कौन से लॉस इंपॉर्टेंट हैं, कौन से लॉस को प्राइमेसी देनी है, कौन से लॉस को जल्दी इम्प्लीमेंट करना है। ये लीगली इन्फोर्सेबल तो नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करता है। इसके अलावा एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्रोग्राम बताता है कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी मेकिंग किस तरह से करेगी, मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट किस तरह का होगा, एक ऐसी डेमोक्रेसी जो इक्वालिटी लाएगी, जो जस्टिस लाएगी, जो मटेरियल बेनिफिट लाएगी लोगों का, वो यहाँ पे स्टैब्लिश की जाएगी। एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसी डेमोक्रेसी जो फ्रेटर्निटी लाएगी, वो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो आइडिया यही हो जाता है कि हम एक ऐसा सेटअप करें, हम एक ऐसा देश बनाएं जहाँ पे सबका साथ, सबका विकास हो। यही कहना है डीपीएसपीज़ का, यही अल्टीमेट डीपीएसपी का एक सिनेरियो है ना। तो इसी के लिए डीपीएसपी लाए गए थे, इसी के लिए डीपीएसपी को हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शिफ्ट किया और यही डीपीएसपी का लॉजिक रहा। अब बात करते हैं आर्टिकल 37 की। 37 क्या कहता है कि ये नॉन जस्टिसिएबल हैं, मतलब इनको आप मांगने कोर्ट नहीं जा सकते। और इसी पे एक पूरा चैलेंज जो है क्रिएट हुआ। अलग अलग समय पे कोर्ट्स ने अलग अलग जजमेंट्स के थ्रू इसे बताया, ठीक है, कि ये क्यों एनफोर्सेबल हैं या क्यों एनफोर्सेबल नहीं है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि क्योंकि स्टेट के पास रिसोर्सेज नहीं थे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में आज़ादी के तुरंत बाद हमारे पास गवर्नमेंट के पास लेटस से 2 राइट देने की बात आई, लेटस से प्रिज्यूम कर रहे हैं कि लाइफ दे दो, राइट टू लाइफ दे दो और राइट टू एजुकेशन दे दो, तो गवर्नमेंट के लिए राइट टू लाइफ इंप्लीमेंट करना सबसे इजी था, इसमें कोई बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं चाहिए थे। लेकिन राइट टू एजुकेशन देना एक मुश्किल टास्क था, ये काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स ड्रिवन राइट था। इसके लिए स्कूल चाहिए होते, पैसा चाहिए होता, टीचर्स चाहिए होते, बहुत फंड्स चाहिए होते, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा है तो ज़रूरी पर अभी इमीडिएटली नहीं दे सकते, अभी सोचे नहीं है कैसे देंगे, लेकिन देंगे, जब हो पाएगा तब देंगे। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने
इस बात को इंश्योर किया कि ये नॉन जस्टिसेबल रहें, ये एक तरह से पॉजिटिव ऑब्लिगेशन बन के रहें, लेकिन इन्हें मांगने आप कोर्ट ना जा पाओ। ठीक है, तो इस तरह से इनको इंश्योर किया गया कि ये रहें, तो सरकार की पॉलिसी मेकिंग का पार्ट तो रहे। सरकार जब जब चर्चा करे, सरकार जब जब लॉ मेकिंग करे, सरकार जब जब पार्लियामेंट में बात करे तो इनकी बात जरूर करे। ठीक है, और सरकार को जब लगे तो इसको इम्प्लीमेंट भी करे, लेकिन लोग खुद से मांगने ना जाएं, और गवर्नमेंट के लिए ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल रहे। ठीक है, तो क्या रहे, ये एक इंपॉर्टेंट गाइडिंग प्रिंसिपल रहे जो गवर्नमेंट को टाइम एंड अगेन हेल्प करता रहे कि किस तरह से पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया मैटर। तो यहां तक तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का सोचना। अब क्या हुआ, देखो 1950 के बाद एक जंग सी छिड़ गई, किसके बीच में, जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में। गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे डीपीएसपी को प्राइमेसी देने लगी। जैसे कि हम बात करें डीपीएसपी नंबर 46 की, वो ये कहता है कि स्टेट जो है वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए नेसेसरी प्रोविजंस बनाएगा जिससे उनका भला हो पाएगा, जिससे वो फॉरवर्ड कास्ट बन पाएंगे या फिर वो इस सोसाइटी में इंटीग्रेट हो पाएंगे। इसके चलते गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना शुरू किया। अब देखो रिजर्वेशन कैसे दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया कास्ट के आधार पे। अब आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्या कहता है, हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा था, वो कहता है कि कास्ट के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। देयर शैल नॉट बी, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो इस तरह से रेस, इस तरह से एक तरफ तो गवर्नमेंट को कहा गया है कि SC STs का फायदा करो, दूसरी तरफ गवर्नमेंट को कहा गया है कि आप डिस्क्रिमिनेशन मत करो, नो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी लेके आओ। तो यहीं पे हुआ टसल स्टार्ट। अब गवर्नमेंट पड़ गई डायलेमा में कि डीपीएसपी को प्राइमेसी दें या फंडामेंटल राइट को। अब फंडामेंटल राइट एनफोर्सिएबल हैं, फंडामेंटल राइट पहले आते हैं, फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल हैं। तो ये मान के चला गया कि फंडामेंटल राइट क्या होंगे, फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम रहेंगे और डीपीएसपी जो है वो आएगा सेकेंडरी। ऐसा कई लोग मान रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने स्टैंड उल्टा लिया। गवर्नमेंट ने क्या किया, रिजर्वेशन के चलते अपनी आर्टिकल 46 की ऑब्लिगेशन को पूरा करने लगे और इसके चलते एक टसल जो है वो स्टार्ट हुई। जैसे ही गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन की पॉलिसी इंप्लीमेंट करी, लोग अपना आर्टिकल 15 लेके आगे आने लगे। लोग बोलने लगे कि गवर्नमेंट जो है वो एक डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकती। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट सुप्रीम है और डीपीएसपी सेकेंडरी है। तो कोर्ट ने यही कहा कि चंपाकम दोराई-राजन केस में कोर्ट ने भी यही कहा कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमेशा डीपीएसपी से ऊपर ही रहेंगे, हायर पेडेस्टल पे रहेंगे। इसी तरह से केरला एजुकेशन बिल केस आया, वहां पे कोर्ट ने अपनी बात को बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि देखो ना तो ये सुप्रीम है ना ये सुप्रीम है। कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट क्या करे, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करे। मतलब दोनों के बीच में जहां मतभेद हो, जहां पे दोनों के बीच में प्रॉब्लम और क्राइसिस स्टार्ट हो, आप कोशिश करो कि जो इंपॉर्टेंट है उसको इंप्लीमेंट करो, या दोनों को इस तरह से एक इंप्लीमेंटेशन दो कि दोनों के बीच का क्राइसिस कम से कम किया जा सके। मतलब 100 लोगों का भला करने के लिए अगर 2 लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना पड़े तो कर दो। इस तरह से डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन जो कहता है कि दोनों के बीच में एक हार्मनी बनाई जाए, दोनों को इस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए कि दोनों का ही भला हो और ज्यादातर लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला किया जाए। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में हार्मनी बनाने की बात की गई। फिर आगे कोर्ट ने फिर अपना स्टैंड चेंज कर लिया कि नहीं, दोनों के बीच में फंडामेंटल राइट सुप्रीम है,
फाइनली दो इंपॉर्टेंट केसेस आए, केशवानंद भारती केस और मिनेर्वा मिल्स केस। इसमें अल्टीमेटली ये कहा गया कि दोनों एक दूसरे के साथ हार्मनी में रहे। इनफैक्ट मिनेर्वा मिल्स केस में तो बहुत एक्सप्लिसिटली कोर्ट ने कहा कि दोनों के बीच में हार्मनी होनी जरूरी है, दोनों ही बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हैं और गवर्नमेंट इंश्योर करे कि फंडामेंटल राइट्स को और डीपीएसपी को हैंड इन हैंड लेके चले, यानी सबका साथ सबका विकास की पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए ज्यादा लोगों के फंडामेंटल राइट्स मत छीनो, बट 2-4 लोगों के अगर छीनने पड़े 100-200 लोगों का भला करने के लिए तो ये फीजिबल है, किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि फंडामेंटल राइट्स को भी ओवर द टाइम वही प्राइमेसी मिलने लगी, डीपीएसपी को भी वही प्राइमेसी मिलने लगी जो फंडामेंटल राइट्स को मिलती आ रही थी। क्लियर हो रहा है? आई गेस कोई डाउट नहीं है अभी तक, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक एक राइट को समझने की कोशिश करते हैं और कुछ एक राइट्स में थोड़े डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब देखो यह भी कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड किए जा सकते हैं, उनका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। जैसे कि हम बात करेंगे सोशलिस्ट, ये यूजुअली आपको इंदिरा गांधी रिजिम के टाइम मिलेंगे, ये आपको दिखेंगे अमेंडेड वाले। ठीक है, कुछ पहले से भी आ रहे हैं सोशलिस्ट हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। फिर कुछ हैं गांधीयन, जैसे पंचायती राज का इंप्लीमेंटेशन करना, ठीक है, जैसे कि कोऑपरेटिव्स का इंप्लीमेंटेशन करना, तो ये राइट्स हैं। और कुछ हैं लिबरल राइट्स, जैसे यूसीसी लाना, ठीक है, चाइल्ड केयर, तो ये सारे आपके आएंगे एक तरह से लिबरल डीपीएसपी, तो लिबरल डीपीएसपी, सोशलिस्ट डीपीएसपी, गांधीयन डीपीएसपी, इस तरह से ये ब्रॉड बाइफर्केशन। अच्छा, ये बाइफर्केशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स मानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो क्या है, एक नंबर में लगे हुए हैं, इररिस्पेक्टिव कि पहले आपको सोशलिस्ट दिखेगा, फिर उसके बाद आपको एक लिबरल दिख जाएगा, फिर एक गांधीयन लिखा होगा, फिर लिबरल लिखा होगा, फिर लिबरल लिखा होगा। तो इस तरह से ऐसा कोई बाइफर्केशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो कभी पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है कि डीपीएसपी इस तरह से क्लासिफाई किए जा सकते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो देखो बात नहीं करता, ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स और कुछ बुक्स जो हैं वो लिखती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखता। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में जाते हैं और चर्चा करते हैं कि एग्जैक्टली एक एक राइट क्या कहता है। जैसे कि यहां पे आप देखोगे 38 क्या कहता है? 38 कहता है कि स्टेट जो है वो सिक्योर करेगी एक सोशल ऑर्डर और जिसमें वेलफेयर किया जाएगा लोगों का। ये है 38। यानी ये कैसा हुआ? ये हुआ एक तरह से वेलफेयरिस्ट इन नेचर, और आप देखोगे यही हुआ सोशलिस्ट इन नेचर। क्योंकि देखो हमारा वाला जो सोशलिज्म है वो रशिया वाला, क्यूबा वाला सोशलिज्म नहीं है। हमारा वाला सोशलिज्म वेलफेयर की बात करता है। वो कहता है कि जो खुद से अर्न कर सकता है वो खुद से करे, जो इकोनॉमिकली पुअर है उसके लिए सरकार मदद करेगी। ठीक है, तो दोनों तरह की हम मिक्स्ड इकोनॉमी को लेके चलते हैं। तो ऐसे में 38 भी यही कहता है कि वेलफेयर देखो, जहां पे हो सके वहां पे वेलफेयर करो, है ना, जहां जरूरत हो वहां वेलफेयर करो। 39 कहता है कि कुछ एक प्रिंसिपल्स सरकार को फॉलो करने चाहिए पॉलिसी मेकिंग में। यह भी एक तरह से सोशलिस्ट इन नेचर है। इसको डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि इस पर चर्चा बहुत होती है। 39 क्या कहता है कि कुछ पॉलिसी सरकार को बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जितने भी सिटीजन्स हैं, मेन वुमेन, उनको इक्वल राइट्स होने चाहिए, उनके पास सेम कमाने का जरिया, लाइवलीहुड का जरिया होना चाहिए। साथ ही साथ जो ओनरशिप है कंट्री में रिसोर्सेस का और जो उसका कंट्रोल है वो इस तरह से होना चाहिए कि लोगों का कॉमन गुड हो, सबको उन रिसोर्सेस का बेनिफिट मिले। इसी के साथ साथ जो इकोनॉमिक सिस्टम है, यानी कैपिटलिज्म हुआ, सोशलिज्म हुआ, मिक्स्ड इकोनॉमी हुई, तो आपके यहाँ इस तरह से इकोनॉमिक सिस्टम हमारे यहाँ होना चाहिए कि लोगों के पास कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो। ये ना हो कि एक आदमी लगभग 2-5 लाख लोगों की इनकम के लायक कमा रहा है और वहीं दूसरी तरफ 5 लाख लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे जी रहे हैं। आइडिया ये होना चाहिए कि इस तरह से प्रोडक्शन हो गुड्स का
या रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन हो कि वो सबको बेनिफिट दे, सबका फायदा करे। ये फंडा आता है आपके आर्टिकल 39C में। 39D क्या कहता है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होगा, मेन वुमेन को सेम बेनिफिट्स मिलेंगे। ई कहता है कि हेल्थ और स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स पे ध्यान दिया जाएगा, टेंडर एज के बच्चों को अब्यूज नहीं किया जाएगा, सिटीजन्स बेसिकली उनको फोर्स ना किया जाए कि वो ऐसा कुछ काम करें जो उनकी एज को सूट ना करे। ठीक है, यानी कोई बहुत वृद्ध है तो सरकार वृद्धावस्था पेंशन चलाएगी। ठीक है, जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनको गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देगी, पेंशन फैसिलिटीज़ देगी। सो दिस इज हाउ द आइडिया ऑफ वेलफेयरिज्म हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड। ये हमारा तरीका रहेगा। फिर चिल्ड्रन को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी कि वो इस तरह से काम करें या उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हों कि वो अपनी मेंटल फैकल्टीज़ डेवलप कर सकें, है ना, उनको एजुकेशन मिल सके, वो अननेसेसरी वर्क में ना फोर्स किए जाएं और वो अपना यूथ जो है उनका प्रोटेक्ट करके रखा जाए। तो ये आइडिया आपका आएगा आर्टिकल नंबर 39 में। 39A ये इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ऐड किया। ठीक है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। जो लोग नहीं लीगल एड को जो लीगल एड नहीं जिसका पे कर सकते, है ना, अफोर्ड कर सकते, तो अफोर्डेबिलिटी ऑफ जस्टिस की बात करेगा। ठीक है, देन उसके बाद गांधीयन आ गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। अब ये अचीव्ड है, ये हमने अचीव कर लिया क्योंकि हमने 73rd 74th अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशनल पंचायत स्टैब्लिश की हैं। इसी तरह से 41 कहता है राइट टू वर्क, 41 कहता है कि एजुकेशन का राइट होना चाहिए। फिर 42 कहता है ह्यूमेन वर्क और मैटरनिटी रिलीफ होना चाहिए, ये भी हमने अचीव कर लिया मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के थ्रू कि ठीक है, जितनी भी मैटरनिटी के बाद पोस्ट मैटरनिटी लीव, ठीक है, प्री मैटरनिटी लीव, प्री डिलीवरी लीव, तो मैटरनिटी केयर लीव जो है ये बेसिकली हमने यहाँ पे थ्रू लॉ दे दी है। देन फेयर वेजेस एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ये भी वही है एक तरह से, किस तरह से सोशलिस्ट होगा, मतलब कि फेयर वेजेस, जो जैसा काम कर रहा है उसको वैसी वेजेस दी जाएंगी, एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ सबके लिए होगा। फिर 43 ये क्या कहता है? वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ये बात करता है यूनियनिज्म की कि सरकार जो है उसकी ड्यूटी होगी कि वो यूनियंस बनने देगी। ये भी इंदिरा गांधी के अमेंडमेंट से आया 42 से। देन आता है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव्स, 97th अमेंडमेंट से आया था 2011 में। ये कहता है कि स्टेट की ड्यूटी होगी कि वो कोऑपरेटिव्स को स्टैब्लिश करने में हेल्प करेगी। इसी तरह से 19(1)(c), 19(1)(c) इसमें क्या था? इसमें फंडामेंटल राइट्स टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स आ गया था। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि डीपीएसपी किस तरह से तीनों ही चीजों पे फोकस कर रहे हैं। लिबरलिज्म के आइडिया पे कर रहे हैं, सोशलिज्म के आइडिया पे कर रहे हैं और गांधीयन प्रिंसिपल्स पे फोकस कर रहे हैं। फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात की गई। ठीक है, 6 साल तक के बच्चे के लिए एक अर्ली चाइल्डहुड केयर होगी। ठीक है, स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट होगा। इसी को हमने राइट टू एजुकेशन में कन्वर्ट किया। आर्टिकल 21A 86th अमेंडमेंट 2002 से ये आया। फिर 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शंस। गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि जो लोग पीछे रह गए हैं, जो लोग पिछड़े हो गए हैं, उनके लिए वेलफेयर लाया जाएगा और उन लोगों की हेल्प की जाएगी, थ्रू रिजर्वेशन की जाएगी, थ्रू सम स्पेशल प्रोविजंस की जाएगी। वो डिपेंड करेगा कि स्टेट को क्या सही लगता है। 47 में कहा गया है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द न्यूट्रिशन लेवल ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, लोगों की न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाना, पब्लिक हेल्थ को बेटर करना, यानी सरकार हर वो डिसीजन लेगी जिससे पब्लिक हेल्थ जो है वो बेटर की जा सके। सिमिलरली 48 क्या कहता है? एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री पे फोकस करना, यानी एग्रीकल्चर को बेटर करना, देश में ऐसे प्रोविजंस बनाना जिससे एग्रीकल्चर पे फोकस किया जा सके। ठीक है, जैसे गांधी जी का आइडिया भी था कि एग्रीकल्चर और विलेज डेवलपमेंट आपस में लिंक्ड हैं। एनिमल हस्बेंड्री जो है वो ज़रूर, पशुपालन ज़रूर होना चाहिए जो एक ऑल्टरनेटिव इनकम बनाता है फार्मर्स की, है ना। फार्मर्स अगर एग्रीकल्चर पे पूरी तरह से बेस्ड रहेंगे तो किसी साल अगर फसल अच्छी नहीं हुई है ना, एनवायरनमेंट ने साथ नहीं दिया, क्लाइमेट ने साथ नहीं दिया, तो फिर उनके पास एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म होना चाहिए, एक ऑल्टरनेटिव अर्निंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, वो है एनिमल हस्बेंड्री।
तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी है कि गवर्नमेंट क्या करे, वो इंश्योर करे कि फार्मर्स के पास ऐसे अपॉर्चुनिटीज हो जिससे वो एग्रीकल्चर के साथ साथ लाइवलीहुड पे भी फोकस कर सके। क्लियर है? देन उसके बाद इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, ये इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कहती है कि देखो एनवायरनमेंट अच्छा होगा तभी क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, एनवायरनमेंट से ही क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें 49 की, तो मॉन्यूमेंट्स के प्रोटेक्शन की बात की गई है। नेशनल इंपॉर्टेंस के जो हमारे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं उनके प्रोटेक्शन की बात की गई है। नेशनल इंपॉर्टेंस की प्लेसेस को प्रिजर्व करने की, कंजर्व करने की बात की गई है। 50 में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन की बात की गई है, सेपरेशन ऑफ पावर से आता है। और 51 में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का जिम्मा सेंटर को दिया गया है कि सेंटर की ड्यूटी होगी कि वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए कंट्री में लॉस बनाए। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने ब्रॉड आउटलुक देख लिया कि डीपीएसपी किस किस की बात करते हैं, डीपीएसपी क्या क्या पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करते हैं। अब आगे चलते हैं, यूटिलिटी क्या होगी। देखो कोई यूटिलिटी है डीपीएसपी की? बिल्कुल है। अभी अभी हमने बात की ना कि सबका साथ सबका विकास, फंडामेंटल गवर्नेंस करने के लिए, सोशल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के लिए डीपीएसपी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस तरह से फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सरकार के फंडामेंटल्स में, गवर्नेंस के फंडामेंटल्स में गवर्नमेंट की हेल्प करती है। वेलफेयर स्टेट का स्टैब्लिशमेंट करती है। वेलफेयर स्टेट मतलब जहाँ पे लोगों को वेलफेयर मिल सके, जो पीछे रह गया उसे आगे लाया जा सके, गवर्नमेंट उनके लिए कुछ प्रोविजंस लाए। इसी के साथ साथ लेजिस्लेचर को एक गाइड भी है। अब देखो कई बार गवर्नमेंट कंफ्यूज हो कि किस बात पे लॉ बनाए, या समझ नहीं आ रहा किस टॉपिक पे लॉ बनाए, ऐसा क्या करें जिससे देश का भला हो। तो क्या कहोगे गवर्नमेंट से? कुछ नहीं करो, डीपीएसपी खोल के पढ़ लो, डीपीएसपी में जो जो बातें लिखी हैं वो इंप्लीमेंट कर दो, यही है। तो कहा जाता है डीपीएसपीज आर द गाइडिंग लाइट टू दी लेजिस्लेचर। सरकार को क्या करना है, क्या करना चाहिए, ये कौन बताता है? ये डीपीएसपी जो हैं वो बताते हैं। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन सिमिलरली आगे अगर चलें कि प्रियम्बल का रिफ्लेक्शन भी है। प्रियम्बल बात करता है जस्टिस की, लिबर्टी की, इक्वालिटी की, फ्रेटर्निटी की, यही बात डीपीएसपी करता है। हमने देखा डीपीएसपी का 46 बात करता है इक्वालिटी की, हमने देखा 39 बात करता है इक्वालिटी की, 38 बात करता है इक्वालिटी की, जस्टिस देने की बात 41 में की गई है, 47 में की गई है। तो किस तरह से प्रियम्बल का रिफ्लेक्शन ही है, जो जो बातें यहां पे प्रियम्बल करता है वही डीपीएसपी के थ्रू अचीव की जा सकती है। एक बात याद रखिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या प्रियम्बल एनफोर्सिएबल है, क्या आप कोर्ट जा सकते हो प्रियम्बल को एनफोर्स करने, ये बताओ कमेंट सेक्शन में। और फिर बताओ कि क्या डीपीएसपीज प्रियम्बल का ही एक्सटेंशन है, जो बातें प्रियम्बल में लिखी हैं क्या वही डीपीएसपी करना चाहता है। ठीक है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, जैसे हमने कहा लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं और डीपीएसपी इन्हीं को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग डीपीएसपी के साथ आप देखोगे कि इसका क्रिटिसिज्म भी आएगा। इसका एक अलग क्रिटिसिज्म चलता है। नंबर 1 कि ये जस्टिसिएबल नहीं है, यानी कोर्ट नहीं जा सकते भाई, नहीं अगर सरकार देगी तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। देन उसके बाद इनका एक इलॉजिकल अरेंजमेंट भी है। मैंने आपसे क्या कहा कि ये ऐसा कोई सोच के नहीं रखे गए थे कि पहले गांधीयन आएगा, फिर सोशलिस्ट आएगा, फिर लिबरल आएगा। जैसे जैसे जो बातें सरकार को याद या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को याद आती गई, वो इसका इम्प्लीमेंटेशन अकॉर्डिंगली करते गए। कुछ कुछ रिएक्शनरी और रिग्रेसिव भी माने जाते हैं। ठीक है, जैसे यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को अभी हम फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। तो कहा जाता है कि यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन तभी हो जाना चाहिए था 1950s में ही, लेकिन उसको टाल दिया गया, डीपीएसपी में रख दिया गया, जिससे कि जब सरकार को सही लगे, जब सोसाइटी डिमांड करे, तब यूसीसी दे देना। देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैश रहता है, यही होता है। कई बार स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ चाहती हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती है? कहती है नहीं, हमें तो ये वाला डीपीएसपी इंप्लीमेंट करना है।
तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में क्लैश बना देते हैं। कई बार होता है ना रिजर्वेशन की पॉलिसी को लेके, अब स्टेट कह रही है नहीं हमें रिजर्वेशन नहीं लाना, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है नहीं आर्टिकल 46 के चलते हमें रिजर्वेशन जो है वो लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट पैराडिम जो है या फिर ये एक इम्पॉर्टेंट क्लैश जो है वो सेटल करती है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। क्लियर है? अब चलते हैं कि ऐसे कौन कौन से डीपीएसपीज हैं जिनका इंप्लीमेंटेशन कर लिया गया है। अभी हमने बात की ना, आर्टिकल 40 लगभग इंप्लीमेंटेड सा है, आर्टिकल 42, ठीक है, जिसमें सोशल कोड्स आ गए, लेबर कोड्स आ गए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आ गया, ये भी लगभग, या फिर मैटरनिटी रिलीव आ गई, तो ये भी लगभग इंप्लीमेंट कर लिए गए हैं। आर्टिकल 45 अभी हमने बात की, इसको आर्टिकल 21 एज अ फंडामेंटल राइट कन्वर्ट कर दिया गया है। देन आगे चलेंगे 1943 में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो कहता है कि रूरल एरियाज में रिसोर्सेज और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी चाहिए। 44 यूसीसी को लेके कई स्टेट गवर्नमेंट्स अभी काम कर रही हैं, कोशिश जारी है। देन 47 जहाँ पे कहा जाता है इंटॉक्सिकेशन को, एल्कोहल को, लिकर को बैन करो, ठीक है, इंटॉक्सिकेशन से लोगों को बचाओ, तो बिहार और गुजरात इसको इम्प्लीमेंट कर चुकी है। देन आर्टिकल 50 का भी इम्प्लीमेंटेशन आप देखोगे कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इसका सेपरेशन हो चुका है ना, कई हद तक इसको सेपरेट किया जा चुका है, दोनों अलग अलग सेगमेंट में काम कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि क्या डीपीएसपी को अमेंड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। 42nd अमेंडमेंट में हमने डीपीएसपी को अमेंड किया, नए डीपीएसपी ऐड किए। अगर अमेंड किया जाएगा तो अमेंड करने का क्या तरीका होगा, किस तरह से आप इसे अमेंड कर सकते हो? देखो, सबसे पहली बात है इसे स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से अमेंड किया जाएगा। स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से अमेंडमेंट आएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि स्पेशल मेजॉरिटी क्या हुई? स्पेशल मेजॉरिटी ये हुई कि जहां पे हाउस की मेंबरशिप जो है उसकी मेजॉरिटी प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये मिलके वोट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम में डीपीएसपीज अमेंड किए गए हैं, डीपीएसपीज जो हैं वो ऐड किए गए हैं। तो ये तो हम देख ही चुके हैं कि कौन कौन से अमेंडमेंट्स यहाँ पे किए गए हैं। तो ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। 42nd अमेंडमेंट ने 39A ऐड किया, ठीक है, उसकी वजह से फर्दर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट भी आया जिसने फ्री लीगल एड की बात करी। 48A ऐड किया, वाटर पोल्यूशन एक्ट, एयर पोल्यूशन एक्ट, इस तरह से आप देखेंगे अलग अलग फॉरेस्ट एक्ट जो एक्ट्स हैं वो आते रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने ये कहा कि इनइक्वालिटीज को जो है वो मिनिमाइज किया जाएगा, ये भी इंप्लीमेंट किया गया। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। तो ये अमेंडमेंट्स ओवर द टाइम आप देखेंगे कि डीपीएसपीज के इंप्लीमेंटेशन में लाए गए। अब नेक्स्ट आता है कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज क्या क्या हैं डीपीएसपीज को लेके। देखिए, अभी एक ही कंटेम्प्रेरी इशू चल रहा है, वो है आर्टिकल 44 यानी यूसीसी का इंप्लीमेंटेशन, यूनिफॉर्म सिविल कोड का इंप्लीमेंटेशन। तो जानने की कोशिश करते हैं यूसीसी क्या होता है और क्या होगा इसका इंप्लीमेंटेशन, कैसे होगा। रिसेंटली उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कहा कि हम यूसीसी इंप्लीमेंट करेंगे, कुछ और गवर्नमेंट्स कह रही है कि हम यूसीसी को इंप्लीमेंट करने का तरीका ढूंढ रहे हैं, हमने कमेटी फॉर्म की है। तो एग्जैक्टली यूसीसी है क्या? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बात करता है कि कंट्री में रहने वाले हर पर्सन के लिए सेम सिविल लॉज अप्लाई हों। सिविल लॉज मतलब ऐसे लॉज जो उनके मैरिज से, डिवोर्स से, इनहेरिटेंस से, अडॉप्शन से डील करें। मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, इन सब पे सेम मैरिज लॉज लगे, इन सब के लिए सेम डिवोर्स लॉज लगे, इन सब के लिए सेम अडॉप्शन लॉज लगे, ये होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। फ्रांस जैसी सोसाइटीज़, टर्की जैसी सोसाइटीज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड काफ़ी पहले इंप्लीमेंट कर चुकी हैं। अब ये यूसीसी पहले सरकार ने सोचा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सोचा कि इसे हम पहले ही इंप्लीमेंट कर देते हैं, लेकिन उस समय एक स्टिफ रेजिस्टेंस था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो फिर उस समय गवर्नमेंट को लगा कि यूसीसी को हम डीपीएसपी में डाल देते हैं। जब गवर्नमेंट को लगेगा कि सोसाइटी में वो चेंज आ गया है तो फिर गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट कर सकती है। देखो, यूसीसी इंप्लीमेंट होने का एक फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि लॉज एकदम प्रोग्रेसिव हो जाते हैं।
अब सोचो किसी रिलीजन में कोई बहुत अनप्रोग्रेसिव लॉ हो, बहुत ही रूडिमेंट्री लॉ हो, बहुत ही खराब लॉ हो, जो वहाँ के लोगों को, वहाँ की वुमेन को इक्वालिटी का राइट नहीं देता, ठीक है, डिवोर्स में नहीं देता हो, मैरिज में नहीं देता हो, अडॉप्शन में नहीं देता हो, तो फिर ऐसे में यूसीसी क्या करेगा? यूसीसी देश की पार्लियामेंट बनाएगी। पार्लियामेंट उस लॉ को ऐसा बनाएगी कि वो सबके लिए हो, क्योंकि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्या कहता है? कहता है कि स्टेट किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। 15 क्लॉज 3 क्या कहता है? कहता है वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लॉज होंगे। तो अल्टीमेटली ऐसे लॉज बनाए जाएंगे जिसमें सबके साथ इक्वालिटी प्रैक्टिस की जाए। इसलिए मॉडर्न सोसाइटीज़ में यूसीसी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जिसे आप ओवरलुक नहीं कर सकते। आज की डेट में यूसीसी एक प्रोग्रेसिव आइडिया है, यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी नेसेसरी है, लेकिन इस पर एक लंबी डिबेट चलती आ रही है, करें या नहीं करें। करने की बात अगर हम कहें तो देखो डीपीएसपी तो हमारा कह के गया ही है कि आप यूसीसी लाओ, आने वाले समय में यूसीसी आना चाहिए। इसी तरह से यूसीसी लाने के फायदे क्या हैं? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, वुमेन वर्सेस मेन सेम स्टेटस होगा। कंसिस्टेंसी आएगी पर्सनल लॉज में। देखो कंसिस्टेंसी से क्या होता है कि कोर्ट्स के लिए भी चीज़ें आसान हो जाती हैं। जब एक लॉ लिखा गया होता है पार्लियामेंट द्वारा तो कहा जाता है वो लॉ मॉडर्न प्रॉब्लम्स को या फिर मॉडर्न इश्यूज को सॉल्व कर रहा है, वो लॉ प्रोग्रेसिव है, वो लॉ लोगों के अकॉर्डिंग लाया गया है और उस लॉ से लोगों का भला हो रहा है। तो इसीलिए यूसीसी लाने से क्या होगा, जितने भी ओल्ड कस्टम्स हैं किसी भी रिलीजन के, मुस्लिम रिलीजन के, क्रिश्चियन रिलीजन के, हिंदू रिलीजन के, ऐसे कस्टम्स जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है सोसाइटी में, तो फिर ऐसे कस्टम्स को हटा के लॉज जो हैं वो लाए जाएंगे और प्रोग्रेसिव होंगे। इससे क्या फायदा है? इससे इक्वालिटी बिफोर लॉ होगी। सबसे बड़ी बात है पर्सनल लॉज में, जो मैं आपको यहां बता रहा हूं कि जो कस्टम्स हैं, ये जो पर्सनल लॉज हैं, पर्सनल लॉज मतलब ऐसे लॉज जो पार्लियामेंट ने नहीं बनाए, आप और मैं जिस समाज का हिस्सा है हमने आपस में ही बना लिए, हम उसी को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं पर्सनल लॉज। तो पर्सनल लॉज को हटा दिया जाएगा, क्योंकि पर्सनल लॉज क्या होते हैं? पुराने होते हैं, दकियानूसी होते हैं, रूडिमेंट्री होते हैं, तो इसलिए उनको हटा दिया जाएगा और उनको रिफॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे मुस्लिम लॉ में कई बार आपने देखा है, जैसे अभी ट्रिपल तलाक बैन किया गया, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, जो कि उनके पर्सनल लॉ का हिस्सा था, उसको कोर्ट ने हटा दिया, पार्लियामेंट ने उसको बैन कर दिया, पार्लियामेंट ने उसको एक लॉ लाके खत्म कर दिया। अब इसी तरह से अगर यूसीसी आएगा तो फिर मुस्लिम वुमेन के पास भी डिवोर्स के वही राइट्स होंगे जो हिंदू वुमेन के पास है। तो इस तरह से क्या होगा, सोसाइटी में इक्वालिटी होगी, जेंडर इक्वालिटी होगी, अमंग अदर वुमेन भी इक्वालिटी होगी। अब ऐसा नहीं कि मुस्लिम वुमेन के पास कम इक्वालिटी है, हिंदू वुमेन के पास ज़्यादा इक्वालिटी है, जेंडर जस्टिस हो पाएगी और अल्टीमेटली सोसाइटी जो है वो बेटर हो पाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर इस तरह के मेरिट्स में अगर हम बात करें यूसीसी में, इस तरह से ये फायदा होगा कि सोसाइटी जो है वो एक लॉ से गाइड होगी और इक्वालिटी जो है वो प्रैक्टिस होगा। तो ये सबसे ज़्यादा फायदे हैं इस तरह के लॉस के, ठीक है। लेकिन कई बार कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि देखो क्राइसिस भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? आर्टिकल 25 क्या कहता है? आप अपने रिलीजन को अपनी तरह से प्रैक्टिस करो। यूसीसी क्या कह रहा है? आप अपने रिलीजन के कस्टम्स को छोड़ो। तो कई बार कहा जाता है कि इनके क्लैश भी हो सकते हैं फंडामेंटल राइट के साथ। कई बार कहा जाता है कि सोसाइटी होमोजेनाइज हो जाएगी, सब कोई एक जैसा जीने लगेगा। तो ये सब बातें देखो दूसरी तरफ की भी हैं। इसका एक सॉल्यूशन लॉ कमीशन ने भी दिया। लॉ कमीशन ने ये कहा कि अगर अभी यूसीसी इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो तो ये करो कि हर रिलीजन के जो अपने अपने इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करो, जो पर्सनल लॉज हैं उन्हीं को कोडिफाई करो।